हाँ जी बेटे, देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईटीएस। ठीक है। अब इसके पहले आपने क्या क्या हमने पढ़ लिया है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन पढ़ा, लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल पढ़ा। ठीक है। क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने देख लिया है, NADH2 बन गया है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वहां भी होता है, ATP बन गया है। लिंक रिएक्शन में भी आपका NADH2 बना था, क्रेब्स साइकिल में एक और आपका एसिमिलेटरी पावर बनता है FADH2, और ग्लाइकोलाइसिस में भी NADH2 बनते हैं। अब ये ETS के थ्रू इनका कन्वर्जन किया जाता है ATP में, है ना। ये जो एसिमिलेटरी पावर्स बने, जैसे मैं बात कर रहा हूं एक NADH2 का, इसका ऑक्सीडेशन होगा किसमें, अगेन NAD प्लस में, प्लस जैसे H2 है तो दो H प्लस आयन आते हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन ये क्रेब्स साइकिल में या जहां पे जो हमारी साइकिल चल रही है उसमें यूज हो जाता है, और ये H प्लस आयन और ये इलेक्ट्रॉन की मदद से ATP चलता है, ATP की सिंथेसिस होती है। क्योंकि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये अपना क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन से ATP बनेगा, तो इसलिए हम इसको एक और नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फोटो रेस्पिरेटरी चेन बोलते हैं, या फिर अपना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, या फिर टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2 बोलते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अब ये लास्ट ऑक्सीडेशन है, इसके बाद अब रेस्पिरेशन में कोई ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स की बात करें तो ये हमारे ऊपर जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स है NAD प्लस है और FAD प्लस है रेस्पिरेशन में, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADH2 में, और ये किसमें बना था, FADH2 में। तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाते हैं और बनाते क्या है, NADH2 FADH2, और यही ETS में मूव करते हैं, इनके हाइड्रोजन जो H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, ATP का फॉर्मेशन ये करते हैं। कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ETS इज द चेन ऑफ सम हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये कुछ हाइड्रोजन कैरियर हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, और इसी को हम ETS बोलते हैं। कहां पे अरेंज होते हैं, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, ये हमारा मान लिया कि आउटर मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो होगा, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या बोलोगे, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, है ना। ये इस तरह से हमने बनाया हुआ है, इनर मेम्ब्रेन इनकी फोल्ड होके क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है ना। क्रिस्टी जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इस तरह से बनाया था। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब जो ये स्पेस है ये वाला, ये इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को कवर करता है इसको हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है। और इसी इनर मेम्ब्रेन में, इसी इनर मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स हैं और जो आपके हाइड्रोजन कैरियर्स हैं, इसी इनर मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं, इन्हीं इसी इनर मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं। ठीक है। तो ये आपने एक बात समझ ली है, सिग्निफिकेंस ऑफ ETS टू रिमूव रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के पास हाइड्रोजन आया है उसको रिड्यूस करना, उससे हाइड्रोजन को रिमूव करना FADH2 से NADH2 से, और इस प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन एक्सेप्टर हमारा रीऑक्सीडाइज होता है, अगेन यूज होता है, और ATP का फॉर्मेशन होता है। अब वो हम आगे देखेंगे। ETS के कंपोनेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो ETS के कंपोनेंट्स को हम 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एंड 5। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे जो आएगा वो हमारा है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसके 2 सब यूनिट या कंपोनेंट्स हैं FMN एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। अब ये इस पिक्चर को देखना,
ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मतलब यहाँ पे आपकी आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन ये आपकी जो ब्लू लाइन से दिखाई हुई है, इनके बीच का ये स्पेस हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है एंड इसके बाद आपका मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें आपका ये एफएमएन और आयरन सल्फर प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, इसका नंबर यहाँ पे देखो लिखा है कॉम्प्लेक्स 1। ठीक, ऐसे कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, FADN आयरन सल्फर ये भी है। तो यहाँ पे देखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 मेंशन किया हुआ है, FADN आयरन सल्फर। हाँ, कभी ऐसा मत सोचना कि नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ इस सीक्वेंस में नहीं अरेंज होते हैं। यहाँ इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से 1 3 2 एंड 4 एंड 5। तो इसको 2 को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसके किसके बीच प्रेजेंट है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की बात करें तो साइटोक्रोम रिडक्टेज एंड कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1 आयरन सल्फर इन सबसे मिलकर बना है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम A है, A3 है, 2 कॉपर सेंटर्स हैं। 5 की बात करें तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 हमारा ATP सिंथेज है या एटीपेज है या इसी को हम ऑक्सीसोम बोलते थे। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था तो इसके ऊपर ऐसे हम बनाते थे, नोब जैसा स्ट्रक्चर ऐसे, ये ऑक्सीसोम को रिप्रेजेंट करते थे। एक्चुअली ये क्या है, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है। अब अरेंजमेंट देख लो, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये सॉरी 1, ये 3, ये 2 और ये 4 और ये 5 एटीपेज। इसका एटीपेज के 2 सब यूनिट्स होते हैं, हमने क्लोरोप्लास्ट में भी देखा, F0 एंड F1। कौन कौन से सब यूनिट, F0 एंड F1। अब करता कैसे है, इनका काम कैसे ये इनका मैकेनिज्म क्या है, वो अब आपको देखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम ही था NADH डिहाइड्रोजिनेज। जो यहां मैट्रिक्स में NADH बने थे, NADH2 जो बने थे क्रेब्स साइकिल से, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इसको डिहाइड्रोजिनेशन कराता है। दैट मींस इनसे NAD++2H++2 इलेक्ट्रॉन बनाता है, हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है। हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव कराता है। एंड दैट हाइड्रोजन इज पम्प्ड इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहां पे इस हाइड्रोजन को पंप किया गया, कहां से, NADH2 को ऑक्सीडाइज करा के। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का है काम। एंड जो इनका इलेक्ट्रॉन होता है, एक आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन भी बनता है, ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आपका साइटोक्रोम BC1 है। एंड दिस ऑल्सो पंप्स H+ फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, और ये यूबिक्विनोन भी इसी में मदद करता है। मैट्रिक्स का एक्चुअली यूबिक्विनोन ही मैट्रिक्स का जो H+ आयन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को ट्रांसफर करके फिर इधर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इसको ऐड ऑन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में ये सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है, तो इधर कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन चल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है। साइटोक्रोम C की मदद से यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 देखोगे तो आपके मैट्रिक्स का H+ आयन और ऑक्सीजन यूज करके वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। एंड दिस ऑल्सो पंप्स H+ आयन इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ H+ आयन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज करता जाता है, कहां, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी पंप कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी पंप कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 भी पंप कर रहा है। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ा, दैट मींस प्रोटॉन, क्या, प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। यहां पे H+ का कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। एंड देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस सरफेस पे, इनर मेम्ब्रेन के इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एंड नाउ ये जो H+ आयन आपने प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कराया, ये कॉम्प्लेक्स ETS जो हमारा है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो क्रिएट करता है,
दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक्स, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो जाता है बाय दिस एटीपी सिंथेज एंजाइम। अब फिर से यहां से आपका H प्लस आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से एटीपेज के थ्रू H प्लस आयन कहां आ रहा है, मैट्रिक्स में। कहां आ रहा है, मैट्रिक्स में। और इसी के मूवमेंट की वजह से, इसी के मूवमेंट की वजह से थ्रू द एटीपेज एंजाइम, जो हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी यही बात पढ़ी थी, एक एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कन्वर्जन एटीपी में होने लगता है। और कितने, 2 H प्लस आयन जब एटीपेज को क्रॉस करते हैं तो इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी के साथ जोड़ सके, एंड दैट इज द सिंथेसिस ऑफ 1 एटीपी। ठीक है, तो 2 H प्लस आयन के मूवमेंट से आपका एक एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये सारे स्टेटमेंट्स इसी के रिगार्डिंग लिखे हुए जो हमने ऊपर अभी बात करी है। जैसे आप इसको एक बार एक एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH2 प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बाय NAD डिहाइड्रोजिनेज। क्रेब्स साइकिल से जो NADH2 बना उसको हम डिहाइड्रोजिनेज की मदद से ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्यूनॉन। जो उनके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो यूबिक्यूनॉन के पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से, लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन, लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन। यहां देखना, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, इसको ऑक्सीडाइज कराया, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहां ट्रांसफर कर दिया गया, यूबिक्यूनॉन के पास। अब ये यूबिक्यूनॉन कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन चेन, पूरा ट्रांसफर का एक चेन बनता है कैरियर्स का। यूबिक्यूनॉन आल्सो रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस वाया FADH2, इसको FADH2 भी मिलता है कॉम्प्लेक्स 2 से, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल, बोले तो क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये FADH2 बनता है, उसका H प्लस आयन यूबिक्यूनॉन के साथ जुड़ता है, एंड दिस रिड्यूस्ड यूबिक्यूनॉन देन ऑक्सीडाइज्ड। ये यूबिक्यूनॉन जो आपका, जैसे आप हाइड्रोजनेटेड यूबिक्यूनॉन बोलोगे, यहाँ पे ये आपका रिड्यूस्ड यूबिक्यूनॉन है। यहाँ पे H प्लस जुड़ गया, किसका H प्लस जुड़ा, ये FADH2 का। ठीक है, तो रिड्यूस्ड यूबिक्यूनॉन आपका क्या करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या ऑक्सीडाइज होता है, पहले ऑक्सीडाइज होता है, H प्लस को पंप कर देता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू। अब यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 3 आता है, कौन आता है, 3 आता है, कॉम्प्लेक्स 3 आता है ना। यहां देखो इधर, ये कॉम्प्लेक्स B एंड कॉम्प्लेक्स C, सॉरी साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C तक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करता है, एंड इधर H प्लस आया, एंड साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा आगे फर्दर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स को आपको पिक्चर से समझना पड़ेगा। जब तक आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, एक स्टेटमेंट पढ़ना है, उसको डायग्राम पे समझना है, तब जाके बात समझ आती है। साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन है अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर। ये मूव कर सकता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। फिर से पिक्चर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, इस पिक्चर को बहुत क्लियरली दिखाया है, ये साइटोक्रोम C है यहां वाला। ठीक है, ये साइटोक्रोम C इनर सरफेस ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन पे लगा हुआ होता है। इधर ये आउटर सरफेस है मेम्ब्रेन का, और ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, वो इनर सरफेस है। ठीक है, इधर ही साइटोक्रोम C, तो ये मोबाइल है, एक नेचर ये है कि मेम्ब्रेन के अंदर ही ये अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ट्रांसफर करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, सेकंड को बाईपास कर दिया। बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पे
ध्यान रखना, ये मोबाइल, ये जो डॉटेड लाइन बना है दैट मींस साइटोक्रोम सी कैन मूव द इनसाइड द मेम्ब्रेन, एंड वो इलेक्ट्रॉन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास आया। एंड अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलें, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कहता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 refers to cytochrome C oxidase complex and containing cytochrome A, A3 and 2 copper center, वो हमने देख रखा है। And when electron pass from one carrier to another via complex number 1 to 4, पहले से 4 तक जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं इन ETS, दे कपल्ड टू, इनके साथ साथ ATP सिंथेज भी काम कर रहा होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 5 for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate. Number of ATP molecules synthesized depend on the nature of electron donor. ये इलेक्ट्रॉन डोनर क्या आपका NADH2 है या FADH2 है? अगर NADH2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो एक NADH2 से 3 ATP बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर FADH2 है तो एक FADH2 से 2 ATP बनता है। Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, ये हमने पढ़ा हुआ होता है स्टार्टिंग में कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। इसका मतलब अभी तक हमने ऑक्सीजन का रोल नहीं देखा, एक तो वाटर का मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व होता है और एक्चुअली क्या रोल है वो यहाँ पे देखो। The role of oxygen is limited in terminal stage of the process. जो रेस्पिरेशन का बिल्कुल लास्ट वाला स्टेज है, टर्मिनल स्टेज है, वहां पे इसका रोल देखने को मिलता है, वो भी रोल लिमिटेड है। बहुत ज्यादा कई जगह पे वाटर नहीं यूज होता, सॉरी ऑक्सीजन नहीं यूज होता, कुछ जगहों पर ही यूज होता है। Yet the presence of oxygen is a vital since it drive the whole process by remaining hydrogen from the system. ये जबकि सिस्टम में रहता है ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी पूरे सिस्टम में हाइड्रोजन फ्रीली अपना मूव कर रहा है H+ आयन की फॉर्म में। लेकिन देखना ऑक्सीजन का काम, ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। पहले जो और स्टेप्स में H+ आयन है वहां ऑक्सीजन इनको एक्सेप्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल में नहीं कन्वर्ट करता है। लास्ट स्टेज में, टर्मिनल स्टेज में ये ऑक्सीजन क्या करता है, O2 आपके H+ से रिएक्ट करके क्या बना देता है, H2O। टर्मिनल स्टेज कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा, 4 बनाता है, कौन सा, 4। ठीक है, ये आपको वाटर का इंपॉर्टेंस समझना है। एंड दिस पैसेज ऑफ 2H+ आयन, कितने, 2H+ आयन जब पास होते हैं किसके थ्रू, F0 पार्टिकल या फिर प्रोटॉन चैनल, लीड टू द सिंथेसिस ऑफ 1 ATP। हमने ये पीछे ही डिस्कस कर लिया है, इस पिक्चर को देख लो आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये आपका है, ये जो बना रखा है ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें ATPase का पोजीशन है जो ऑक्सीसोम बनाते थे। ये आपका F0 सब यूनिट है, ये F1 सब यूनिट है। 2H+ आयन इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से जब क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, एक ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि मैट्रिक्स में होते हैं और वो एक ATP में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स इट, ये आपका ATPase एंजाइम है। यही आपका क्या है, ऑक्सीसोम भी कहा जाता था जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ हमने ATP का फॉर्मेशन इस तरह से चलता रहता है और जितने भी आपके एसिमिलेटरी पावर बने हैं NADH2, FADH2, उनसे उनका ऑक्सीडेशन हुआ। कौन ऑक्सीडेशन करा, ETS ने ऑक्सीडेशन करा के उनसे इलेक्ट्रॉन इमिट कराया, प्रोटॉन इमिट कराया, एंड उन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की मदद से हमारा ATP का सिंथेसिस ETS ही करता है। ETS का ही एक अपना कंपोनेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ठीक है, और अब ATP फॉर्मेशन को हमने टर्म दिया था क्या, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन 2 टाइप का होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपने ये पढ़ रखा है,
ये डन है। कहाँ पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोप्लास्ट में चलता है। अभी हमने इसकी बात की है, तो दोनों आपका कंप्लीट हो गया। क्या क्या है देखो, अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, और इधर सेम वही प्रोटॉन ग्रेडियंट बट इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप किया जाएगा। एटीपी प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट, इधर क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 FADH2। ये आपका ETS की कहानी हो गई खत्म। ठीक है, अब उसके बाद छोटा सा एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा नन्हा सा है, सटल सिस्टम। सटल सिस्टम की जब बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि जब हमने ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी, है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 की सिंथेसिस होती है। कितने NADH2 की सिंथेसिस होती है? तो 2 NADH2 की सिंथेसिस होती है। उस NADH2 को हम बोलते हैं साइटोसोलिक NADH2, क्योंकि वो बनता साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, या एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH2 बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनता है, एक्स्ट्रा, है ना। ग्लाइकोलिटिक NADH2 बोलते हैं, क्योंकि वो ग्लाइकोलाइसिस से बनता है। तो सारे टर्म्स क्लियर हो गए। ट्रांसपोर्टेड टू ETS बाय 2 टाइप्स ऑफ सटल्स। ये जो साइटोप्लाज्म में बना हुआ NADH2 है, ये भी ETS में जाएगा। ETS में कहां? ETS कहां चलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, वहां जाएगा। लेकिन इसके 2 सटल्स हैं। क्या? ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में वैलिड होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं, है ना। 2 सटल सिस्टम है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल या फिर मैलेट एस्पर्टेट सटल। ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल से अगर NADH2 ETS में एंटर करता है तो फर्स्टली दिस NADH2 इज कन्वर्टेड इनटू FADH2। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? FADH2। और एक FADH2 से कितना ATP बनता है? 2 ATP बनता है। तो इस NADH2 से भी कितना ATP बनेगा? 4। 2 NADH2 है तो 4 ATP, क्योंकि ये FADH2 से एक्चुअली बनेगा। ठीक है, सटल में जाने से पहले ये NADH2 कन्वर्ट कर लिया जाता है FADH2 में। अगर मैलेट एस्पर्टेट सटल से एंटर करता है ETS में, देन NADH2 इज एंटर एज इट इज इनटू ETS, और एक NADH2 से 3 ATP, और इसलिए टोटल ATP का नंबर 6। और इसी पर डिपेंड करता है कि आपके सेल में अगर ये 4 वाला है तो 36 ATP बनेगा, अगर ये चल रहा है तो 38 ATP बनेगा। और यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के लिए ये पॉइंट लिख दिया है हमने। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सटल मैकेनिज्म नहीं होता, इनमें हमेशा 38 ATP बनता है अगर वो एरोबिक प्रोकैरियोट है, तब एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो, है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद अब आपके सामने है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ठीक है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बहुत आसान है अगर आपको सारे स्टेप्स क्लियर हैं। थ्योरेटिकली एनर्जी कैलकुलेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे करते हैं थ्योरेटिकली। उस थ्योरेटिकल कैलकुलेशन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप्स लिखा है। एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। EMP पाथवे, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, सब पढ़ा हुआ है। कितने टर्न चलते हैं यहाँ पे मेंशन करा है, 1 बार ग्लाइकोलाइसिस तो 2 बार लिंक, 2 बार क्रेब्स साइकिल। ATP सबस्ट्रेट लेवल पे कितना बनता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में 4 बनता है। ठीक है, लिंक रिएक्शन में कोई नहीं बनता है, इधर क्रेब्स साइकिल में 2 बनता है। 2 नहीं बनता है एक्चुअली, एक क्रेब्स साइकिल में 1 ही बनता है, लेकिन जब 1 बार ग्लाइकोलाइसिस चलता है तो 2 बार क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल, तो 2 ATP बनता है। ठीक है, ATP गेन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ पे जो EMP ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 था, वहां हमने देखा अभी या तो 6 ATP बनेगा जब वो मैलेट एस्पर्टेट सटल से एंटर करता है, या 4 ATP बनेगा जब वो ग्लिसरॉल सटल सिस्टम से एंटर करता है। लिंक रिएक्शन 2 बार चलेगा, और एक लिंक रिएक्शन जब भी चलता है, कंप्लीट होता है, तो 1 NADH2 प्रोड्यूस होता है, DH2 प्रोड्यूस होता है। 2 बार चलता है तो 2 NADH2 से तो 6 ATP मिल जाएंगे। क्रेब्स साइकिल में देखो क्या बना था आपका। क्रेब्स साइकिल में बात करें
तो सबस्ट्रेट लेवल को तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया है, सिर्फ हमें किसकी ऑक्सीडेटिव की बात करनी है। तो NaDH2 की कितने NaDH2 बने थे क्रेब्स साइकिल में, तो आप कहोगे 3 बने थे। FADH2 कितने बने थे, तो आप कहोगे कितने बने थे, 1 बने थे एक साइकिल में। कितने साइकिल में, 1 क्रेब्स साइकिल में। तो 3 NaDH2 से 9 ATP, एक FADH2 से 2 ATP, टोटल कितने बोलो 11 ATP। एक क्रेब्स साइकिल में कितने ATP, 11। और 2 बार ये साइकिल चलती है, जब एक बार ग्लाइकोलाइसिस होता है तो हमारा नंबर जस्ट डबल 22। ठीक है, अब कंज्यूम कितना होता है ATP, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP कंज्यूम होता है, अगर कोई ATP कंजम्पशन नहीं है, ना लिंक रिएक्शन में ना क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल गेन, अब देखो नेट गेन यहाँ पे क्या है, टोटली नेट गेन हम बोलेंगे EMP पाथवे से कितना मिल जाएगा, 4 बना था, 2 खर्च हो गया, तो 6 और 2 8, या फिर 4 और 2 6। ठीक है, तो ये टोटल गेन हो गया। इधर से आपके 6 थे तो टोटल 6 मिलेंगे, और इधर 22 यहाँ, 2 यहाँ पे, तो 24 यहाँ पे टोटल हो गया। तो टोटल ऐड करेंगे, तो अगर आप ये 8 के साथ जाओगे तो 38 हो गए, 6 के साथ जाओगे तो 36 हो गए। टोटल बैलेंस शीट आपकी ये है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन जो हम करते हैं, ये जो हमने कैलकुलेशन करी है अभी, ये इस कैलकुलेशन के पहले कुछ साइंटिस्टों ने क्राइटेरिया फिक्स करा है, कुछ अजम्पशंस हैं, उसको बगैर दिमाग में रखे ये कैलकुलेशन नहीं हो सकता। वो क्या अजम्पशंस क्या हैं, देखो पहला अजम्पशन ये है कि जो ये हमारा पूरा क्रेब्स साइकिल, पूरा ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, वो एक सीक्वेंस में चलता है। वो सीक्वेंस ये है कि पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ATS। अगर ऐसा कभी नहीं, ऐसा वो दिमाग में पहले ये सीरीज उन्होंने फिक्स कर ली, पहला अजम्पशन है। दूसरा, NaDH2 सिंथेसाइज जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में, ये ट्रांसफर कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, एंड ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंटर करता है, जो ग्लाइकोलाइसिस पे बना साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के पास आता है। क्योंकि नहीं तो अगर ये नहीं आया तो कितने 4 या 6 का तो ऐसे ही कमी आ जाएगा। फिर कोई सेलुलर रेस्पिरेशन में जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं मल्टीपल स्टेप्स पे, हमने देखा वो इंटरमीडिएट किसी सिंथेसाइजिंग मशीनरी में नहीं जाते हैं, वो इंटरमीडिएट से कोई और मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, वो एज इट इज तो सिंथेसाइजिंग प्रोसेस में नहीं जाएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस में नहीं जा रहा, सारे के सारे इंटरमीडिएट्स आगे प्रोसीड करेंगे रिएक्शन को। ये अजम्पशन है। तो फोर्थ अजम्पशन ये है कि एक ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, कोई और अदर सबस्ट्रेट एंटर नहीं करता है रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में। ये 4 अजम्पशंस अगर दिमाग में रखेंगे तो ही आपका ये बैलेंस शीट तैयार होगा, नहीं तो एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ये पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसा चलता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये सारे अजम्पशंस हमारे रियल में वैलिड नहीं है। ठीक है, ये वैलिड नहीं है। रेस्पिरेशन की सारी रिएक्शंस साइमल्टेनियस है, एक के बाद एक नहीं चलती, सब कुछ साथ साथ चलता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे हमने सीरीज बनाई थी। ठीक है, इसलिए हमें, और दूसरी बात ये भी यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि कुछ इंटरमीडिएट्स इनके सिंथेसाइजिंग पाथवे में एंटर कर जाते हैं, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं एम्फीबोलिक पाथवे में। इसलिए टोटल, या हो सकता है सेलुलर नीड ऐसी हो कि वो ATP यूज करने लगते हैं, तो ATP यूज हो जाते हैं और बीच में ही वो क्या होते हैं, उनके इंटरमीडिएट्स कहीं और किसी सिंथेसाइजिंग प्रोसेस में चले गए, तो वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट ही नहीं होगा, तो पूरा एनर्जी कहां से मिलेगा। ठीक है, एक तो ये बात है। इन सब के अलावा लास्ट में जो ये बात लिखी है वो आपको हमें सुननी पड़ेगी। इट इज यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू एप्रिसिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम। कितना बढ़िया मशीनरी है इस लिविंग सिस्टम में, इन सब के अलावा कि वो इतनी एनर्जी और इतने शानदार तरीके से एनर्जी बना देता है।
ठीक है। एंड एफिशिएंसी के साथ साथ लिविंग सिस्टम का वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता भी है और स्टोर भी करता है। ये इसकी ब्यूटी है रेस्पिरेसी, आपके सेलुलर रेस्पिरेशन की। और ये इतनी सी बात, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।